बैठ आपका नहीं, जैसे आपने कहा कि मैं आज अभी देखूंगा कि जीएसटी और वैट में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा कि जो जीएसटी था वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था? किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था? वैट पे, है ना। और वैट में क्या खासियत थी? पहले कास्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स पे टैक्स लगता था, लेकिन वैट ने क्या किया, जो वैल्यू ऐड हुई है उस पे सिर्फ टैक्स लग रहा है। और यही एक एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर की क्या है, सिंबल है कि उसी पे टैक्स लगे जो वैल्यू एडिशन करे। क्योंकि टैक्स जब दिया जाता है जब किसी ने कुछ हेल्प की हो, उसके कारण प्रोडक्शन क्या हुआ हो, बिना किसी रीजन के टैक्स नहीं दिया जाता। ठीक है, जब भी कोई टैक्स ले रहा है तो उसने कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया होगा, कुछ सर्विस प्रोवाइड की होगी, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसा भी हेल्प किया होगा, और उसके बदले वो क्या करता है, कुछ रेवेन्यू लेता है, टैक्स लेता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप जो है सर्विस डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और रिटर्न ना मिले, टैक्स ना मिले, तो क्या हो जाएगा? वो सिस्टम सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, बहुत दिन नहीं चल पाएगा। पॉसिबल है। तो अगर आप और यस चलिए क्लास, तो क्लियर है? तो आगे हम लोग चलें। अब मैं देखूंगा कि जीएसटी और वैट में क्या डिफरेंस। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको जब वो जो जीएसटी है जो वैट के ही प्रिंसिपल पे जब काम कर रही है तो फिर वो डिफरेंस कहाँ आ जा रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। हो गया पीछे उधर बिल्कुल हम लोग चलेंगे, मान लीजिए कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं हम लोग,
ठीक है, उस पर टैक्स जितना है, जैसे मैंने कहा था शुरू में जो हम लोग कुछ लिए थे 100 रुपये का लिए थे चीज़ें, उस पर टैक्स लगा लिए थे। टैक्स लगाएंगे, फिर देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। फिर जब मैन्युफैक्चरर हो गया तो रिटेलर के पास जाएगा, तो जब मैन्युफैक्चरर उस चीज़ को सेल करेगा तो रिटेलर का क्या कॉस्ट लगेगा, रिटेलर कितने में वो चीज़ें खरीदेगा। फिर रिटेलर उसके बाद वैल्यू एडिशन करेगा, उसको मैं कह दूंगा रिटेलर मार्जिन। फिर उसके बाद ये देखेंगे टैक्स कितना पे करे। अब इन दोनों के हिसाब से देखते हैं कि जो वैट में सिस्टम था उसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं जीएसटी में वो कहाँ आगे चेंजेस हो गए हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, हो गया। रॉ मटेरियल कितने का था 100 उस पर हम लोगों ने 10% टैक्स लगा दिया, तो टैक्स कितना हो गया 10 यहाँ भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर ने 20 किया, हम मान लेते हैं कि कितना वैल्यू एडिशन किया 20 रुपीज़ का उसने वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। अब रिटेलर की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट इसके बीच में लिखना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स दे रहा है, ठीक है। कितना देगा मैन्युफैक्चरर 10% है, तो ये वैल्यू चल रही है 100 रुपीज, उसने टैक्स 10% के अकॉर्डिंग टैक्स है, तो कितना टैक्स लगा 10। उसने वैल्यू एडिशन कितना किया 20। अब इस पे मैन्युफैक्चरर को कितना टैक्स लगेगा 130। मैन्युफैक्चरर ने कितना वैल्यू एडिशन किया 20 रुपए का, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा 10%, 2 रुपए 2 रुपए लगा ना। वैल्यू एडिशन वैट चल रहा ना, वैट वैल्यू एड है ना। इस पे भी कितना लगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब रिटेलर को कितने रुपए का पड़ा है, अब ये कुछ 132 का पड़ा। ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ, कहीं डिफरेंस आया नहीं, कहीं नहीं डिफरेंस आ रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं कि ये रिटेलर ने वैल्यू एडिशन 20 का किया, यहाँ पे वैल्यू एडिशन, अब कितना टैक्स लगेगा 2 कितना टैक्स लगेगा यहाँ पे 10% 2 ही है 10% है। मैं उसमें पूछ रहा हूँ वैल्यू में कितना हो गया 2 रुपीज। अरे वैल्यू एडिशन में टैक्स लगा, वैल्यू ऐड इसने की 20 रुपीज की, कितना टैक्स लगा 2 रुपीज। अब यहाँ पे सिक्का लगेगा वही वैल्यू यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके देखिए, यहाँ तक एकदम सेम चल रहा था, लेकिन वैट सिस्टम अब जीएसटी और वैट में ये किस स्टेज पे डिफरेंस आया, देखिए जब गुड्स चल रहा है, देखिए यहाँ तक उसने गुड्स आया, ये रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने वैल्यू एडिशन किया। जब गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से सर्विसेज स्टेज पे पहुंचता है, जब मैन्युफैक्चर हो रहा था सेम चल रहा था, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चर हो चुका है, अब वो कैसा हो गया है, अब सर्विसेज में चल रहा है ना। रिटेलर उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं ऐड कर रहा ना, अब वो क्या ऐड कर रहा है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट तो बन चुका है ना। अब एक दुकान से दूसरी दुकान पे होलसेल से जा रहा है, वो रिटेलर के पास रिटेलर से जा रहा है, दूसरे रिटेलर के पास या कंज्यूमर के पास फाइनली जा रहा है, तो उसमें प्रोडक्ट तो वही है, चेंजेस क्या हो रहा है, अब वो वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, सिर्फ वो कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है, तो वो सर्विसेज हो गई ना। रिटेलर क्या है, सर्विसेज हो गई। तो वैट में
जब गुड्स सर्विसेज में कन्वर्ट होता था तो वहां पे इस स्टेज पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता था। पहले वैल्यू एडिशन पे लग रहा था ना, Yes. लेकिन यहाँ किस पे लगा? उसकी टोटल वैल्यू पे लग गया। मतलब जब गुड्स चेंज हो रहा है सर्विसेज में, उस स्टेज पे वैल्यू एडिशन पे ना लेके जितनी उसकी वैल्यू है उस पे लग जाता। क्लियर है? लेकिन अब जीएसटी पे क्या हुआ? सेम वो गुड्स कब सर्विसेज में कन्वर्ट हो गया उसको पता ही नहीं, वैल्यू एडिशन पे चलता रहा। इसलिए नाम क्या है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज। नो डिफरेंस। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस जीएसटी क्रिएट नहीं करता है। वैट में गुड्स और सर्विसेज में क्या था? डिफरेंस आता था। गुड्स चलता रहता था, जैसे ही सर्विसेज में कन्वर्ट होता था, पहले तो वैल्यू एडिशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही सर्विसेज में कन्वर्ट हुआ उसने पूरा ये एक्यूमुलेटिव अपना कॉस्ट लगा के उस पे टैक्स लगा दिया। यहाँ पे इस स्टेज पे जब गुड्स सर्विसेज में कन्वर्ट हो रहा है तो कास्केडिंग इफेक्ट आ जाता था। क्लियर है? तो जब पूछेगा कि वैट जीएसटी से कैसे बेटर है, ऐसे बेटर है कि वो जब जीएसटी में कन्वर्ट होता था तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं रह जाता था। ठीक है? वो वैल्यू एडिशन शुरू से लेके अंत तक किस पे काम कर रहा है? वैल्यू एडिशन पे काम कर रहा है। लेकिन वैट सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज में क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है एकदम, है ना? सर अब सर वो प्रोडक्ट बन चुका है तो रिटेलर ने उसमें वैल्यू एड क्या किया? ठीक आ गया है फाइनल टैक्स पेड। आपने क्लास नहीं की थी ना उस दिन? यस सर। फाइनल प्राइस पेड। ठीक है, तो इसमें कितना फाइनल प्राइसेस हो जाएगा अब इसका बताइए? $167.2 और उसमें कितना हो जाएगा? 154। क्लियर है? अब इसमें टोटल टैक्स कहाँ कहाँ लगे बताइए? कौन कौन से टैक्स लगे थे? ये टैक्स और ये टैक्स और कितना हो गया? 10, 25 और इसमें कितना लगा टैक्स टोटल? 14। और कहाँ पे? क्लियर है? तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हुआ? जीएसटी इज मोर एफिशिएंट। क्यों? इसमें जो जब गुड सर्विसेज में कर रहा है तो वो कम्युलेटिव इफेक्ट लेके नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है? वैल्यू एडिशन। ठीक है? जो आपका क्वेश्चन है कि रिटेलर ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया, समझ रहे हैं? तो मैंने बताया कि जब भी कोई चीज़ फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचती है, हम लोग सोचते हैं बहुत आसानी से पहुंच गया, लेकिन किसी ने वहाँ पे एफर्ट लगाया होगा। आप लोग मेरे को सामने दिख रहे हैं, समझ रहे हैं? आप लोग यहाँ आ गए ना, लेकिन मुझे तो क्या दिख रहा है कि आप यहाँ क्लास में बैठे थे, मैं घर से आया हूँ। आप मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है, अगर आपका वो देखा जाए कि रिटेलर ने कुछ नहीं किया तो मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि आप कहाँ से आए। मुझे क्या फीलिंग आई? मैं आया है। लेकिन आप भी तो एफर्ट लगा के यहाँ पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो जैसे चीजें दिखती है हम लोग रेडीमेड उसको सोचने लगते हैं कि ऐसा है, समझ रहे हैं? लेकिन उस चीजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सी सारी क्या है, एफर्ट लगी होती है। और एफर्ट को मैंने कहा, अगर एफर्ट को रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो रिटेलर ने वो तो बन गया था, प्रोडक्ट कंपनी में बन गया था, लेकिन कंपनी से ये मेरे पास कैसे आया? वो जो चीजें हैं वो रिटेलर के थ्रू, अगर दुकान वाला बेच रहा है उसको तो वो एफर्ट लगा रहा है। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में एफर्ट लगा उसका, बिल्कुल लगा रहा है ना, कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है तो वो एफर्ट उसकी। जिस दिन अगर वो बंद कर दे दुकानें तो अभी हम लोग खोजने लगेंगे कहाँ कंपनी है, सब कुछ छोड़ के काम जाएंगे पहले लेने। वो अपना काम क्या कर दिया उसने? आसान कर दिया। ठीक है? तो उसमें एफर्ट, आपको एफर्ट देखना है, छोटी छोटी एफर्ट की कैसी चीजें। और आप लोग मोबाइल खोलते हैं तो रुक एक बोला ये
ऐप में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, कभी दिमाग में कैसे ऐप बना। जब इंटरेस्ट आने लगता है तो फिर आप चीजें, जब आपकी थिंकिंग ऐसे रहेगा कि कोई रेडीमेड मिल रहा है तो ये तो है ही है, ये तो भगवान ने दे ही दिया था। वैट में डबल टैक्स लग रहा है, इसमें डबल टैक्स। हाँ, उस वैट में नाम है वैल्यू एडिशन टैक्स, लेकिन प्रॉब्लम बस आ जा रही थी जब गुड्स वो सर्विसेज में कन्वर्ट कर रहा था, उस स्टेज पे वैट नहीं रह जा रहा था, वैट पुराना सिस्टम हो जा रहा था, है ना, क्योंकि वैट का काम क्या है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगाना। लेकिन जीएसटी ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया, है ना। डिफरेंस पहला क्या है कि आपका कास्केडिंग इफेक्ट टोटली खत्म कर दिया, टोटली खत्म कर दिया वैट, जीएसटी ने, जो वैट का थोड़ा बहुत सिस्टम था। और सेकंड था कि जो वैट में जैसे जो कमोडिटीज जो लेके आए थे, वो बहुत ज्यादा कमोडिटीज वैट के अंदर नहीं थी, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज थी जो वैट के बाहर सिस्टम काम कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैक्सेस लेके आए, सब बहुत सारे जो टैक्सेस है वो क्या है, सबमर्ज कर दिए गए उसमें जीएसटी में। मतलब टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बाहर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बहुत आ जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में गैस आपका, है ना, मोटर स्प्रिट, डीजल, ये सब किसमें आ जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो बेसिक कस्टम, कस्टम में भी 3 पार्ट होते हैं, बेसिक कस्टम, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो जो ऊपर है ना, जैसे कस्टम क्या होता है, ये वाला मिटा दो अपना इधर, जीएसटी रिटर्न कैसे आता है, जीएसटी डबल टैक्स नहीं हो रहा है। जीएसटी रिटर्न, ठीक है, एक होता है, नाम सुना होगा, इनपुट क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, देखिए जीएसटी में क्या होता है, मैंने बताया ना कि 100 हुआ, फिर कितना हुआ, 110 हुआ, 20 की वैल्यू रहा 130 हुआ, इस तरह से। देखिए मैंने कहा कि वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है ना, पुराना। लेकिन क्या होता है, टैक्स पूरा ही देते हैं, जैसे पुराने सिस्टम में था ना, टैक्स पूरा ही देते थे। मान लीजिए टैक्स हमने दिया 25 रुपए का, टैक्स कितना दिया, 25, लेकिन देना हमको 10 रुपए था। वैल्यू एडिशन कितना बोलता है कि 10 दो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। तो पुराना सिस्टम टैक्स लगा रहा था 25 रुपए का, लेकिन वैल्यू एडिशन कहता है कि टैक्स लगेगा 10 रुपए का। तो क्या होता है, टैक्स पे आप 25 ही करते हैं, है ना। फिर कहते हैं, फिर उसको कहते हैं कि हमको इतना रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एडिशन कितना टैक्स मांग रहा है, 10। तो 15 रुपए आपके बाद में वापस आते हैं, उसको क्या कहते हैं, इनपुट क्रेडिट सिस्टम। बस हो रहा, वो बाद में दिए जाते हैं वापस, जब वो मैचिंग हो जाती है बिल वाउचर की, पूरी मैचिंग वगैरह जब कर लेते हैं तो वो बाद में टैक्स क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी जो प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी रिटर्न आने में बहुत देर लग जाता है। जब शुरुआत में जब जीएसटी लगी थी तो इनपुट क्रेडिट आने में काफी टाइम लग गया, उसके कारण भी बिजनेस काफी अफेक्ट हुआ था, है ना। तो जब आप कहेंगे कि क्या क्या वो आपका होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, तो इनपुट क्रेडिट सिस्टम जल्दी जल्दी काम करे, मतलब हर महीने जैसे ही आपका टैक्स पे करते हैं, अगले महीने में रिटर्न क्या हो जाए, वापस है, जिससे आपका जैसे 10-15 अगर वापस नहीं आ रहा है तो ये क्रेडिट लॉक हो गया ना आपका, इससे आप बिजनेस कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये वापस नहीं, आपका पैसा है लेकिन ये वापस नहीं आया तो क्रेडिट लॉक हो गया, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं पाएगी। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा
टाइम लगेगा, टाइम स्पेंड लगेगा, उतना ही ये मतलब कि आप पुराने सिस्टम में काम कर रहे हैं। जितना जल्दी आ जाएगा यानी कि जीएसटी एफिशिएंटली काम कर रहा है। वो इनपुट क्रेडिट सिस्टम यही है। वो तो कंज्यूमर को लॉस है ना सर, हाँ, कंज्यूमर को वही ना वापस आता होगा। कंज्यूमर नहीं, जो टैक्स पेबल होता है, देखिए कंज्यूमर क्या लिया, मेरे को तो 35 रुपए में मिला तो मैंने ले लिया, ठीक है, ले लिया, पे मैंने किया टैक्सेस, टैक्स को इसके वैल्यू में है ना, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो जो दुकान वाला है वो पे कर रहा है, वो मीडियम है। टैक्स किसने पे किया? मैंने पे किया। वो सिर्फ मीडियम है टैक्स पे करने का। बस है, अगर दुकान वाला कहे जीएसटी मैं पे कर रहा हूं तो वो गलत बात है। जीएसटी किसने पे किया? कंज्यूमर ने पे किया। वो क्या पे करता है? वो इनकम वैल्यू जो एडिशन हुई, उसने जो वैल्यू एडिशन किया वो उसकी इनकम है, वो इनकम टैक्स पे करेगा। असल में ठीक है, क्योंकि जीएसटी तो मैंने दिया है, वो क्या कर, वो तो सिर्फ मीडियम बनाया गया है कि अब एक सरकार एक इंडिविजुअल को कहाँ ढूंढेगी वो। असल में तो वो जहाँ पे सेलर है उससे वो टैक्स जीएसटी क्या होती है, तो जीएसटी नंबर दे दिया है, जीएसटीआईएन नंबर दे दिया उसको, उसके थ्रू उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, फिर उसके जितने उसके ट्रांजैक्शन होते हैं, बिल वाउचर, ये किया, ये किया, इसमें कितना टैक्स बनता है, वो टैक्स उसको गवर्नमेंट को चला जाता है ना। फिर बाद में वो देखते हैं कितना उसने रॉ मटेरियल लिया था और कितने में उसने बेचा है, वो उसका वैल्यू एडिशन हो गया। फिर उसके वैल्यू एडिशन पे वो टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं, इसका इतना टैक्स बनता है, लेकिन दिया उसने ज्यादा होता है तो उसका टैक्स क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक्टिव नहीं हो जाता सर, बहुत एक्टिव है, लेकिन जैसे वो तो तभी तो इतनी परेशानी आ रही है। और सुने, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताइए? हाँ? और जो सॉफ्टवेयर है वो और बढ़िया बने, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्या है और ट्रेंड हो, और हर जो दुकान वाला है छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े तो अपने पास रख लेंगे वो अकाउंटेंट वगैरह, लेकिन छोटे दुकानों वालों को भी क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपका आंसर है। यही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या जीएसटी में रिफॉर्म कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में रिफॉर्म, क्लियर है, और इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन में कि कैसे कैसे होगा, सब बंदे को ना, और छोटे छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए कि उनको भी ट्रेनिंग क्या है फ्री में मिले, नहीं तो कॉस्ट इतना आ जाएगा कि उनका बिजनेस क्या है जीएसटी के कारण ही गिर जाएगा। असल में इसीलिए कहा जाता है कि उनको रिबेट देते हैं, तो नई नई स्कीम आती है कि जीएसटी में उनका जो 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर होगा तो इनका छूट मिलेगी। इस तरह से चीजें क्या है चलती रहती, जिससे उनका कॉस्ट बढ़े ना। अभी जो 1% टैक्स पेमेंट का रूल आया है, हाँ। वो कैसे बेनिफिट करेगा टैक्स एवेजन को रोकने के लिए? देखिए, हाँ, मैंने बताया ना, एक लाफरकर मैंने बताया था ना आपको, है ना। तो जैसे मैं अभी देखूंगा कि जब बेनिफिट्स देखूंगा कि अभी जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आती है, क्लियरेंस आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं टैक्स पे करूं, बस। लेकिन जैसे जैसे चीजें ओपेक होती जाएंगी, मुझे लगेगा कि यार मतलब वो कॉस्ट मेरी बढ़ती जाएगी, कंप्लायंस की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्लियरेंस आ जाएगा कि कितना देर पहले तो लोगों को पता नहीं रहता था कितना टैक्स किस पे लगा। हर कमोडिटी पे क्या है डिफरेंट टैक्स, मतलब पता नहीं। जो एकदम स्पेशलाइज्ड होगा अकाउंटेंट, वो क्या होगा, वो जान पाएगा, वो फंसा भी देगा। लेकिन अब क्या है, कंज्यूमर ऐप भी बन गया है कि जीएसटी में डालो, कमोडिटी डालो, ये टैक्स जो है इस कमोडिटी पे इतना है। तो जितना जितना सिस्टम सिंप्लीफाई होता जाएगा उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, बढ़िया होता जाएगा सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन जो जीएसटी का पर्पस है, पर्पस क्या है, एक तो आपका ये एलिमिनेट करना, एफिशिएंट हो, इससे क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा कि तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा ना। एफिशिएंट क्या होता है सर? जो एफिशिएंट क्या है, बार बार पूछता हूँ, बहुत चीज मतलब कोई चीज नहीं जाएगी ना। एफिशिएंट मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूज। अरे उसने काम पे मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ा है तब टैक्स दिया है, वो एफिशिएंट है। समझ रहे हैं? बिना काम के आपने पैसा ले लिया, वो क्या है एफिशिएंट। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में क्या हुआ था, किसान प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है तब भी उसको लगान देना है,
वो इनएफिशिएंट सिस्टम, जब प्रोड्यूस करा है तब दे लो, एफिशिएंट हो गया। समझ रहे? एफर्ट का रिटर्न मिलेगा, तो ये कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट किया, ये हो गया। दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी आई। ट्रांसपेरेंसी कैसे आई, पारदर्शिता कैसे आई, कि पता है कि कौन सी कमोडिटी का क्या रेट है ना। फिर जैसे चार में डिवाइड कर दिया, ये टैक्स रेट, ये टैक्स रेट, ये टैक्स रेट, फिर उसको धीरे धीरे कन्वर्ज कर रहे हैं, एक टैक्स रेट रहे, किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, बता रहे कि कौन सा क्या है टैक्स, समझ रहे? लेकिन उसमें मैंने बताया कितने टाइप के टैक्स होने चाहिए आइडियल कंडीशन में, बेस्ट आइडियल कंडीशन। हाँ, हर चीज का अलग है ना, जैसे बनता है ना, जितनी कमोडिटी उतने टाइप का टैक्स। भाई वो कमोडिटी, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जो मैं लिख रहा हूँ इसमें कितना टैक्स हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे तुम्हारा माइंड खुल रहा है ये, लेकिन इसका रिटर्न कब आएगा, तब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और समझ रहे हैं? तो लंबा है फेस थोड़ा, लेकिन वही एजुकेशन और हेल्थ का यही होता है, तुरंत नहीं दिखता है कभी कभी ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं बचपन में, अरे क्या पड़ेगा, चलो खेला है ना, लेकिन ये नहीं पता कि वो 10-15 साल बाद उसका इफेक्ट उसके ऊपर और उसके सोसाइटी पे क्या है। तो हर कमोडिटी का एक इफेक्ट होता है कि कितना उसने यूटिलिटी प्रोवाइड की उस बंदे को और सोसाइटी को, समझ रहे हैं? तो उसके हिसाब से उसको टैक्स मिलना चाहिए। अब मान लीजिए गरीब आदमी जो चीजें प्रोड्यूस, जो कंज्यूम कर रहा है ना, तो उस पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जैसे लग्जरी कमोडिटीज है उस पर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी रीजन है। तो हर कमोडिटी का एक सोसाइटी में एक अलग रोल होता है, उस रोल के अकॉर्डिंग टैक्स लगना चाहिए। अब सबको वही टैक्स लग्जरी कार पे भी लगे और वही चीज बेसिक कम्युनिटीज में भी लगे, सही है क्या? ये नहीं है। तो हर कम्युनिटी का अलग अलग होना चाहिए। लेकिन क्या है उसमें, मतलब लेकिन क्या आ जाएगा अगर हर कम्युनिटी अलग अलग कर देंगे तो? सर लेकिन सर ये गोल्ड तो लग्जरी कमोडिटी है ना। हाँ गोल्ड, हाँ, तो उसमें 3% जीएसटी है। गोल्ड गोल्ड की कहानी अलग है ना। जैसे क्या है, कल्चर जैसे चलता ना, हम लोग अभी जैसे क्या धीरे धीरे मैंने कहा ना, सेविंग, फिजिकल सेविंग और फाइनेंशियल सेविंग होती है ना। मैंने बताया, अच्छा अभी आपको, अच्छा इसी में तो बताया था है ना, फिजिकल और फाइनेंशियल सेविंग। तो फाइनेंशियल सेविंग धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे डेवलप करता है फाइनेंशियल सेविंग में रुझान बढ़ता जाता है। फिजिकल सेविंग की लैंड लेना है, गोल्ड लेना है ना। तो गोल्ड एक तरह से हार्ड करेंसी का काम करता है। क्या होता है, जब भी डिप्रेशन आता है तो किसके प्राइसेस बढ़ते हैं? असल है क्यों? ये एजिस से चला आ रहा है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा है। जब जिस चीज के ऊपर सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो चीज के प्राइसेस अपने आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कि विपरीत परिस्थितियों में गोल्ड काम करता है। तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है, पूरे वर्ल्ड में है ये चीज। लेकिन और जगह थोड़ा सा जब डेवलप होंगे तो फाइनेंशियल सेविंग में कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्यों गोल्ड में वो रहता है? सर 2015 पहले गोल्ड में 1% टैक्स या वैट लगता था। नहीं 1%, कल को 2% कर देंगे तो तुम फिर वो पूछोगे। मतलब रीजन आप जानिए क्या है ना, कि गोल्ड में और या फाइनेंशियल अदर्स में, ठीक है, ये क्या, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे यानी कि सही मामला नहीं है, और यहाँ पे उसके प्राइसेस कर रहे हैं और फाइनेंशियल सेविंग बढ़ रही है, यानी कि क्या है, चल रहा है क्या। देखिए फाइनेंशियल सेविंग क्या है, मनी में है, प्रोडक्शन इंक्रीज करा रहा है, वो उसने पैसा दिया कहीं बैंक में डाला, उसने इन्वेस्टमेंट किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है।
लेकिन गोल्ड में सेविंग इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? जब सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, कहीं से डर रहे हैं, तो उसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुई। लेकिन फाइनेंशियल सेविंग में जा रहे हैं यानी कि आप इन्वेस्टमेंट में बिलीव कर रहे हैं, आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। रिटर्न तभी ज्यादा मिलेगा जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यहाँ रिटर्न ज्यादा मिलने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम हुआ होगा कहीं, सिक्योरिटी में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन। लेकिन इंडिया में क्या है, या बहुत सारे कंट्री में, या इंडिया नहीं कहते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो रिस्क ले सके। फाइनेंशियल सेविंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्यों? जब प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, एक चेन होती है ना प्रोडक्शन सिस्टम, कहीं चला फिर कहीं चला फिर कहीं चला। ये जैसे पेन आया, ये प्रोड्यूस हुआ, फिर रिटेलर के पास कहीं आता गांव में सबसे दूर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? सबसे लास्ट में, है ना? तो क्या है, लिंकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्रोडक्शन अगर हुआ तो बहुत सारे लोगों के होते हुए तब हमारे पास पहुंचा है, और जितना हम दूर रहेंगे, गांव में रहेंगे, उतना ही। तो उस चेन को बना पाना बड़ा कठिन काम होता है। समझ रहे हैं? प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक कमोडिटी पहुंचती है तो एक बंदा नहीं लेके आता, उसके अंदर कई सारे चेन होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी उन चेन पे डिपेंड होती है। जैसे कहते हैं वहां पे डिप्रेशन आया तो पूरे वर्ल्ड में आ गया, यूएस में आया तो पूरे वर्ल्ड में आया, क्योंकि इकोनॉमी एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो ये चेन, जब फाइनेंशियल मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका मतलब चेन काम कर रही है। समझ रहे हैं? उस चेन को बना पाना बहुत ही कठिन काम होता है, अब इतना आसान नहीं है। देखिए इंटरडिपेंडेंस है ना इसमें, बहुत से लोग काम कर रहे हैं तब है, तो मेरा भरोसा किसी और पे है, उसका भरोसा किसी और पे है। बस में जितनी अब देखिए स्पेशलाइजेशन का जमाना ना, मतलब जूते के सोल कहीं और बन रहे हैं, डिजाइन यूएस में बन रहा है, तो सोल कोरिया में बन रहे हैं, असेंबल इंडोनेशिया में हो रहे हैं, धागे हम लोग बना रहे हैं। तो क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन। और लेकिन इंटरडिपेंडेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अगर इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई और तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा परफॉर्म कर रही, यानी कि वो चेन अब बन गई। और समझ, लेकिन कितना, बस लेकिन कितना कठिन काम है इस चेन का, अपने आप सोच सकते हैं कि एक भी बंदा अगर गलत काम किया तो पूरा कोलैप्स हो जाएगी। तो जब स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी में आती है, और समझ रहे हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन की वैल्यूज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर भी रहता है, किसी ने भी अगर बेईमानी की तो सिस्टम कोलैप्स भी हो जाता है। तो धीरे धीरे आदमी सीखते क्या होता है, वो चेन बढ़िया बनते जाती है। लेकिन जब भी ये कोलैप्स करती है चेन, तो आदमी सिक्योरिटी की तरफ जाता है, वो इन्वेस्ट वहां नहीं कर पाता, वो इन्वेस्ट कहाँ, क्यों? क्योंकि इसको सब लोग मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर इसमें मैं चला जाऊंगा, अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसमें बताऊंगा कि मनी की क्या होती है। तो इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है, ये वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करेगा। ठीक है, तो गोल्ड में अब इंडिया में थोड़ी सी फाइनेंशियल सेविंग वो भी लोग गोल्ड में रखते हैं, उस पर भी अगर टैक्स लगा देंगे तो कर लो, बस ये रीजन। ठीक है, क्योंकि वो लेवल वो ऐसा ना किस पे। हाँ बताइए। कितना उत्पादन किया जाए, कितना प्रिंट किया जाए, और देश के गोल्ड पर डिपेंड करता है, ऐसा है क्या चीज? देश में जितना गोल्ड होगा उतना पैसे का उसके हिसाब से हम। हाँ, मैं अभी बात, मैं मॉनेटरी पॉलिसी में जब मैं आऊँगा तो ये तुम एडम स्मिथ के जमाने की बात कर रहे हो, है ना, कि जो उस मर्केंटलिज्म उससे भी पहले चले जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या रहता था कि जो वेल्थ होती थी नेशन की, पहले मर्केंटलिज्म में वो कहते थे किसके कितने पास गोल्ड है। फिर मनी सप्लाई में बताऊंगा, है ना, तो उतना गोल्ड होता था, उसके प्रोपोर्शन में मनी छाप दी जाती थी। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब रिसोर्सेज किसमें मेजर किए जाते हैं, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है
और प्रोडक्शन जब होगा जब ह्यूमन की जितनी क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन अपने आप कर देगा। गोल्ड की वैल्यू बहुत सीमित होगी, वो सिस्टम रिप्लेस हो चुका है। सिर्फ हाँ एरोप्लेन वही है छाप की, जब हेलीकॉप्टर मनी या एरोप्लेन मनी जब बोलते हैं, वो भी मैं आऊँगा मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आऊँगा कि मनी कैसे प्रिंट करते हैं, क्यों प्रिंट करते हैं, कितना प्रिंट करना चाहिए। अभी कल एक आर्टिकल आया था हिंदू में, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, पढ़ा करिए, जब मैं अभी बेस नहीं बना आपका, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो टारगेटिंग है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग चल रहा अपना है ना, उर्जित पटेल कमेटी रिकमेंडेशन से कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। तो वो टारगेटिंग जो हम लोग कर रहे हैं तो हमारा आ गया उसके बीच में, हम सक्सेसफुल हो गए। तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी सक्सेसफुल काम की इसलिए है कि वो ऑटोमेटिक हो गया? क्या आरबीआई के पास इतनी पावर है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है? तो वो मॉनेटरी पॉलिसी में मैं देखूंगा, तो उसमें ये भी देखूंगा कि प्रिंट कैसे मनी की जाती है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। हाँ, गोल्ड पे सब टैक्स कम करने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्या कि सरकार ने जब हाई टैक्स लगाया था जैसे 70 के समय, तो स्मगलिंग बहुत हुआ करता था सब, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जब बढ़ते ऑटोमेटिकली लोग टैक्स न चुका करके लोग इनडायरेक्टली वे में करते। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप लोग तो देखे होंगे स्मगलिंग की पिक्चर में बार बार बताता हूँ, है ना। उसमें क्या था ना, उस समय क्या 1970 में टैक्स इतना ज़्यादा हो गया था, करीब 98% के आसपास टैक्स था, है ना। तो उस कारण स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती थी कि प्रॉफिट अगर आप चोरी कर ले तो प्रॉफिट बहुत होता था, तो वो इंसेंटिव मिलता था, है ना। लेकिन उस समय गवर्नमेंट की ये मजबूरी थी, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज थे नहीं, है ना। और थोड़ी ये थिंकिंग हो गई थी कि इक्विटी आए सोसाइटी में, तो टैक्स ज़्यादा लगाते थे, जिससे वहाँ पे से पैसा लें और गरीबों में बांट दें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन क्या है, जब इतना टैक्स लगा दोगे तो एक उल्टा लाफर कर में जो बताया था कि इंसेंटिव भी प्रोडक्शन के क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो एक साइकिल बन गई थी, कम प्रोडक्शन, टैक्स रिसोर्सेज ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा टैक्स लगाओ, और ज़्यादा टैक्स लगाओगे फिर उसको इंसेंटिव कम मिलेगा, फिर कम प्रोडक्शन, लेकिन रिसोर्सेज चाहिए तो फिर टैक्स ज़्यादा, है ना। तो सिर्फ गोल्ड में नहीं था, वो हर जगह उसमें टैक्स मार गया था, हाँ, सब में जगह टैक्स था, वेल्थ टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो जीएसटी के आप लोग बेनिफिट्स क्या बताएंगे? ट्रांसपेरेंसी, गुड, है ना, एफिशिएंट हो गया। यस, क्यों? कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, प्राइसेस डाउन हुए थे कि नहीं? प्राइसेस कम हो गए थे ना, उसमें टैक्स कम लग रहा है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस कम हो गए, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो आपको कहते हैं एक तरह से इंडिया वन मार्केट बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते थे, अब उसने कहा कि ये रेंज ही रहेगी, है ना। तो एक वन मार्केट की तरह काम करेगा। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द क्या है, एफिशिएंसी पे डिसीजन लिया जाएगा, ना कि डिसीजन लिया जाएगा कि वहाँ जैसे मान लीजिए किसी और जगह कम रेट में मिल रहा है तो जा रहे हैं वहाँ पे खरीद के लेके आ रहे हैं, लेकिन उतना डीजल खत्म हो गया, वो किसी मतलब बेकार में वो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। तो वन मार्केट हो गया, तो उसके कारण एफिशिएंसी हो गया। अब आप इसमें सजेशन क्या देंगे इम्प्रूवमेंट के? हाँ, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी की तरफ जा रहा है ना चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी ना, ऐसे करेंगे। रेट सेम रहेगा, मतलब उस कमोडिटी का ना रेट जो है, जो टैक्स स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा। देखिए, प्रोडक्शन कम या ज़्यादा पे टैक्स नहीं, मतलब उस जो वो कमोडिटी है ना, उस कमोडिटीज की कोई वैल्यू, अगर वहाँ प्रोडक्शन कम होगा तो वो बाहर से आ जाएंगी वहाँ पे चीज़ें, वो अट्रैक्ट करने लगेगा चीज़ें, है ना। प्रेशर जैसे होता ना,
फिल करने लगेगा चीजें, वो स्टेट इंपोर्ट करने लगेगा दूसरे स्टेट से, वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। पैसे खर्चे होंगे ना लाने में जाने में। हाँ वो तो होंगे ही होंगे, वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो तो चीजें होंगी ही, उसके लिए वो पैसे भी मिलेंगे उसको जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। हर जगह सब कुछ नहीं हो सकता ना, वो अपने में स्पेशलाइजेशन करे, है ना, वो देखिए हमारा स्पेशलाइजेशन कहाँ है, ठीक है। और अब सजेशन में बताइए। सर पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो सर इस पे क्यों जीएसटी नहीं लग रहा है सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट? पेट्रोल पे लग रहा है, जैसे मैंने बताया ना पेट्रोल पे, जैसे उसमें जीएसटी से बाहर क्यों रखा है उसको, क्योंकि स्टेट भी टैक्स लगाती है उसमें, और स्टेट का 1/3 रेवेन्यू वहां से आता है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर वो उसको पता लगा रेट कम कर दिया वगैरह, तो उसको ये डर है मतलब स्टेट्स को कि उसका रेवेन्यू ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, तो उसके बाद पैसे नहीं बचेंगे, और डेवलपमेंट का काम तो सब स्टेट्स पे छोड़ रखा है ना, तो इसलिए उसको अभी बाहर रखा है। जब ये लगेगा कि जीएसटी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है धीरे धीरे कि स्टेट्स को उस पर रिलायंस की जरूरत नहीं है, तो उसको भी अंदर ले आएंगे, है ना। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल को भी बाहर रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि स्टेट्स का बहुत ज्यादा रेवेन्यू उस पे आता है ना, तो इसलिए अल्कोहल को भी बाहर रखा गया है। तो धीरे धीरे जब ये लगेगा कि नहीं अब स्टेट्स जो है वो जीएसटी के थ्रू इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी इंक्रीज हुई कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसको भी अंदर ले आएंगे। तो सर अगर आ जाता है जीएसटी के अंदर तो क्या प्राइस डाउन तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि अभी देखिए मनमान, जैसे मान लीजिए स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बढ़ा के लेता है, क्यों? उसको पैसे चाहिए होते हैं, बढ़ा लेता है उसको, कंज्यूमर उसको पे कर रहा है पेट्रोल खरीद के। तो जब उसको लगेगा कि अब कंडीशन अच्छी गई है और मान लीजिए वो कम रेट में आ गया, 12% के रेंज में आ गया, तो अपने आप वो क्या हो गए, डाउन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही कि स्टेट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए अपने रेवेन्यू के लिए, है ना, इतना आसान काम नहीं है उसको मर्ज करना। जीएसटी सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर स्टेट को हो रहा है। हाँ आर्टिकल में पढ़े। हाँ बिल्कुल, वो मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था आपको कि कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है ना, है ना। सर सेंट्रल क्यों नहीं छोड़ दे रहा है टैक्स का? अभी स्टेट को ही चाहिए, स्टेट के ही रहने चाहिए। हाँ जो पेट्रोल में टैक्स लग रहा है हाँ वो सेंट्रल क्यों नहीं? सेंट्रल के पास तो अदर टैक्स आ रहा है, तो सेंट्रल अगर अपना टैक्स हटा देगा तो भी तो मतलब कि स्टेट के लिए बिल्कुल हटाते यार, क्यों नहीं हटा रहा? तुम आईएएस तुम भी बन सकते हो इस अटेम्प्ट में, नहीं बन पाए तो क्यों नहीं बन पाए? तो यही तो हिस्ट्री का फायदा है पढ़ने का। असले क्या फायदा है हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो कहाँ लैक हो गया, जेन्युइन क्वेश्चन है कि सेंटर छोड़ दे, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो छोड़ कैसे देगा? जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जाएगा वो देता जाएगा, उसको अपने भी काम करने हैं ना सेंटर को, लेकिन सेंटर के पास भी कम रिसोर्सेज है, खींचातानी तो इसी चीज के ना। मैंने क्या कहा, जिस दिन रिसोर्सेज इनफाइनाइट हो जाएंगे उस समय मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज उसके पास भी कम है सेंटर के पास, तो वो जितना दे सकता है उतना देता है। जहाँ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि इतना दिया जाएगा, स्टेट चिल्लाने लगेगा नहीं हमको कम मिला, सेंटर कहेगा नहीं हम नहीं दे पाएंगे आपको, समझ। तो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है हर के पास, तो सेंटर अगर दे देगा तो सेंटर की गड़बड़ी होने चालू हो जाएगा, है ना। और स्टेट्स को अगर कम मिलेगा तो स्टेट्स, तो ये एक बैलेंस है। और ये बैलेंस क्यों आ रहा है? कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट क्यों है? रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज क्यों कम है? सब लिमिटेड है रिसोर्सेज। पास्ट के, पास्ट में जाइए तो देखेंगे क्यों। सर जो हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, वाटर टैक्स, ये सर डायरेक्ट स्टेट के पास ही जाता है, इसमें भी सेंटर खाते हैं। हाउस टैक्स, लैंड टैक्स हाँ, और वाटर जैसे टैक्स कुछ टैक्सेस छोड़ दें, वो मैं लिस्ट आपको बनवा दूंगा, है ना, कि कौन जीएसटी में आ रहा है, कौन सी जीएसटी में। सेंट्रल हिस्सा लेता है कि नहीं? हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। मैं वही बता रहा हूँ, मैं जितने होंगे आपको लिस्ट दे दूंगा, है ना। तो उसमें आपको बता दें कौन कौन से जीएसटी के अंदर आ गए। जो जीएसटी के अंदर आ गए उसमें सेंट्रल स्टेट दोनों है, ठीक है। जो उसके बाहर है तो वो कुछ उनको लिए छोड़ दिया गया, ठीक। वही मैं बता ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है बाहर, सब्सिडी, ठीक है। तो आप सजेशन में क्या लिखेंगे?
अवेयरनेस, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सॉफ्टवेयर बढ़िया बनाओ, सब लोगों को चीजें पता हो, सोसाइटी सेंसिटाइज हो, है ना। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं एक लेक्चर मेरा रहेगा आपका उस पे बजट पे, है ना। 20-21 का बजट है, वो पूरा मैंने फिगर से देखेंगे कितना पैसा कितना कितना कितना, उसी में मैं दिखाऊंगा फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिर डायरेक्शन में गवर्नमेंट सही जा रही है कि नहीं जा रही है, किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, या ऑप्टिमम डायरेक्शन है, सोशल सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है नहीं। जैसे पहले बजट वाले में स्ट्रक्चर में बताया था ना, तो उसी में ऐसे देखेंगे तो पूरा उसमें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे का एक पीडीएफ डाला था ना मैंने ग्रुप में, तो वो देख लीजिएगा, वो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा नोट्स बनाया हुआ है। तो उसमें हम लोग पॉइंट दे देंगे कि ये पॉइंट्स आपको करना है। बस इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा बस ये आपको क्वेश्चन ज्यादा आपके दिमाग में आना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब उस क्वेश्चन पे सोचिए, मतलब ऐसा क्यों, थोड़ा सा क्लियरिटी आए, है ना। सिंपली नहीं पढ़ना, उसको अंदर जाके सोचना है क्यों है, मतलब बेस रीजन क्या है, ठीक है। ठीक है, इसमें कर दीजिए।